स्टूडेंट्स, आज की इस ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थायोफिन के बारे में। उस थायोफिन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल पढ़ लेते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे साइक्लिक यौगिक जिसमें यदि सभी परमाणु समान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक यौगिक, समचक्रीय यौगिक। लेकिन यदि उसी साइक्लिक यौगिक में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु उपस्थित हो तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक को हम डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे स्टेबल रिंग वाले यौगिक या वलय संरचना वाले यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक हेट्रो एटम हो और जिनमें एरोमेटिक गुण भी पाए जाते हों, ऐसे यौगिकों को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन के अलावा हेट्रो एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर परमाणु ही पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अतः 5 और 6 मेंबर्ड वाली रिंग्स हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों में अधिक पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं फ्यूरेन, अगर हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो उसे हम कहते हैं फ्यूरेन। इसी प्रकार 5 मेंबर्ड रिंग में अगर हेट्रो एटम सल्फर है तो उसे हम कहते हैं थायोफीन, और हेट्रो एटम नाइट्रोजन है तो वो कहलाता है पायरोल। और 6 मेंबर्ड रिंग में हेट्रो एटम अगर नाइट्रोजन है तो वो कहलाएगा पिरिडीन। 5 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपैरिजन में अधिक होती है, क्योंकि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इन 5 एटम्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज़्यादा होता है। लेकिन 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 6 परमाणुओं में वितरित होती है, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तुलना में अधिक पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले होते हैं। आज हम थायोफिन के बारे में पढ़ेंगे। यह थायोफिन जो है वो कोलतार और शैल ऑयल में पाया जाता है और यह बहुत अधिक बेंजीन के साथ सिमिलैरिटी शो करता है और इसे बेंजीन से पृथक करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो कोलतार से जो बेंजीन मिलती है उसमें हमेशा थायोफिन की इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो सबसे पहले विक्टर मेयर ने बेंजीन की अशुद्धि के रूप में ही थायोफिन की खोज की थी, और इन सभी जो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक है इसमें थायोफिन सबसे अधिक एरोमेटिक होता है। फर्स्ट हम लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो एक कोलतार से इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोलतार से जो बेंजीन हमें मिलती है उस बेंजीन को यदि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो थायोफिन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण थायोफिन का सल्फोनेशन शीघ्रता से या बहुत जल्दी हो जाता है और वो थायोफिन 2 सल्फोनिक अम्ल बनाता है। और ये थायोफिन सल्फोनिक अम्ल वाटर सॉल्यूबल होता है, जबकि बेंजीन जल में अविलय होती है। तो इसे हम जल के द्वारा निष्कर्षित करके दूर कर सकते हैं। इस थायोफिन सल्फोनिक अम्ल के स्टीम डिस्टिलेशन से थायोफिन को
प्राप्त किया जा सकता है। अब बेंजीन से ही थायोफीन को अलग करने के लिए एक सेकंड मेथड है, जिसमें बेंजीन को जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिफ्लेक्स कराते हैं, और जब थायोफीन क्रिया करके एसिटॉक्सी मरकरी व्युत्पन्न बनाता है जो कि बेंजीन में अविलय होता है, जिसे हम सेपरेट कर लेते हैं, और इस डेरिवेटिव को HCl के साथ डिस्टिल करने पर थायोफीन प्राप्त होती है। अब हम लेते हैं लेबोरेटरी में थायोफीन को कैसे बनाया जा सकता है। इसका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन, कि जब एसिटिलीन व हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना कैटेलिस्ट पर से प्रवाहित किया जाता है तो थायोफीन मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे इस रिएक्शन में एसिटिलीन के ये दो मॉलिक्यूल H2S के साथ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एल्यूमिना कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके थायोफीन बनाते हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। सेकंड मेथड है फ्रॉम नॉर्मल ब्यूटेन, कि जब ब्यूटेन की वाष्प अवस्था में सल्फर की क्रिया करवाई जाती है तो थायोफीन हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि इस रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि ब्यूटेन की अभिक्रिया 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सल्फर के साथ कराने पर उसका साइक्लाइजेशन होकर हमें थायोफीन मिलता है। थर्ड मेथड है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट की फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो थायोफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। यह है सोडियम सक्सिनेट, जिसकी अभिक्रिया जब फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ करते हैं तो हमें थायोफीन मिलता है। अब हम लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थायोफीन एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह वाटर में इनसॉल्यूबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है, और इसमें बेंजीन के समान स्मेल आती है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसके यूवी स्पेक्ट्रम को देखें तो यह फ्यूरेन की तरह ही 215 और 231 माइक्रोन पर मैक्सिमम लैम्डा मैक्स शो करता है। IR स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये 3000 और 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को शो करता है। इसी तरह एरोमेटिक सिस्टम के जो स्पेसिफिक बैंड है वो 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलते हैं। NMR स्पेक्ट्रम की बात करें तो CH प्रोटॉन के जो सिग्नल्स है वो सल्फर के -I इफेक्ट के कारण डीशील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, और डाउनफील्ड टॉ 2.81 और 2.96 टॉ पर शो करेंगे। अब हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। थायोफीन की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जैसा कि हमने बताया बेंजीन से मिलती जुलती होती है, काफ़ी कुछ वही अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि इसका जो अणु भार है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, आकार है आदि सभी चीज़ें बेंजीन के समान ही होती है। तो इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन रिएक्शन, युगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया, कि जब थायोफीन पैलेडियम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो यह टेट्रा हाइड्रोथायोफीन बनाता है।
ये देखिए, थायोफीन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इन चारों पोजीशंस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है टेट्राहाइड्रोथायोफीन। नेक्स्ट रिएक्शन है कि जब थायोफीन को रेनिनिकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो यह रिंग ओपनिंग के द्वारा नॉर्मल ब्यूटीन बनाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं तो थी इसकी एडिशन रिएक्शंस। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इसकी विशिष्ट अभिक्रिया है। अब इसके चूँकि इसकी एरोमेटिक गुण बेंजीन के साथ बहुत अधिक सिमिलैरिटी शो करते हैं और थायोफीन, फ्यूरिन और पायरोल इन तीनों ही यौगिकों में सबसे अधिक जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो थायोफीन में होता है और यह बेंजीन के जैसे ही सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होती है। इसीलिए हमें जो अभिक्रियाएं हैं वो थोड़ी कंट्रोल्ड कंडीशन में करवानी पड़ती है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी जो है फिनॉल की जैसी होती है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम मंद या स्लो कंडीशंस में कराते हैं। अगर हम इसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर देखें तो हम देखते हैं कि पायरोल सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, देन फ्यूरिन और उसके बाद थायोफीन। तो थायोफीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पायरोल और फ्यूरिन के कंपैरिजन में सबसे कम होती है, लेकिन थायोफीन बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। थायोफीन की ये जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो मेनली अल्फा पोजीशन पे C2 या C5 इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे C2 कार्बन पे या C5 कार्बन पे होती है। अल्फा पोजीशन पे प्रतिस्थापन को जो इंटरमीडिएट अल्फा पोजीशन पे प्रतिस्थापन होने के बाद हम देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इन रेजोनेंस संरचनाओं के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। इस तरह से इसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो है ये C2 कार्बन पर बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और अगर C3 कार्बन पर या बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जो मेनली प्रतिस्थापन होता है वो C2 या C5 कार्बन परमाणु पर ही होता है। अब इसकी हम अभिक्रियाएं लेते हैं। फर्स्ट है नाइट्रेशन। यदि थायोफीन एसिटिक एनहाइड्राइड में सधूम नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका नाइट्रेशन होकर 2-नाइट्रोथायोफीन बनता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड और सधूम नाइट्रिक एसिड ये एक नाइट्रिक कारक के रूप में एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है जो अभिक्रिया करके 2-नाइट्रोथायोफीन देते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। जब थायोफीन की अभिक्रिया हम ठंडे और सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें सल्फोनेशन प्रोडक्ट के रूप में 2-थायोफीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है। थायोफीन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके सेकेंड पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाता है और 2-थायोफीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। थायोफीन का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कुछ एडिशन प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, लेकिन इसी
अभिक्रिया को -30 डिग्री सेल्सियस पर अगर करवाई जाए तो हमें केवल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये देखिए, इस अभिक्रिया में थायोफीन क्लोरीन के साथ -30 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके 2-क्लोरोथायोफीन और 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन प्रोडक्ट बनाता है। इसी प्रकार हम इसका ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए हम इसकी अभिक्रिया N-ब्रोमोसक्सेनामाइड के साथ करवाते हैं तो 2-ब्रोमोथायोफीन बनता है। आयोडीनेशन के लिए हम इसकी अभिक्रिया पीले मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में आयोडीन से जब करते हैं तो 2-आयोडोथायोफीन बनेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से हम इसका एल्काइलेशन या एसाइलेशन कर सकते हैं कि जब थायोफीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 2-एसिटाइल थायोफीन मिलेगा, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन यदि स्टैनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो यील्ड हमें कम प्राप्त होती है। तो अगर हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए तो हमें अभिक्रिया किसके साथ करवानी होगी? एसिटिक एनहाइड्राइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसी प्रकार हम एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। यदि थायोफीन का एल्काइलेशन जब करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा आइसोमर का मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन। थायोफीन की अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और 2-क्लोरोथायोफीन बनता है। लेकिन जब थायोफीन की अभिक्रिया हम NN-डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ POCl3 की प्रेजेंस में करते हैं तो थायोफीन की अल्फा पोजीशन पर फॉर्माइलेशन हो जाता है और थायोफीन 2-एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये देखिए, इस अभिक्रिया में NN-डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड और POCl3 की प्रेजेंस में हमें मिलता है थायोफीन 2-एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। थायोफीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ बहुत ही थोड़ी मात्रा में सोडियम एसीटेट को यूज़ करते हैं तो थायोफीन 2-मरकरी क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कि थायोफीन की अभिक्रिया ईथर की प्रेजेंस में यदि हम N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो थायोफीन 2 लिथियम बनता है और ये लिथियम डेरिवेटिव की अभिक्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो थायोफीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं थी ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि थायोफीन पायरोल और फ्यूरिन के कंपैरिजन में अधिक एरोमेटिक होता है। और पायरोल और फ्यूरिन के जैसे ही थायोफीन भी 4 कार्बन और 1 हेट्रो एटम सल्फर के साथ इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्टेबलाइज होता है। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो सबसे अधिक होती है। इसके सभी रिंग के सभी जो कार्बन परमाणु वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। थायोफीन में भी बॉन्डिंग फ्यूरिन की जैसी होती है, परंतु थायोफीन में जो सल्फर एटम है वो कार्बन परमाणु के 2p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए अपनी 3p
ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं और p ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैपिंग के पश्चात वलय के तल के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से थायोफिन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं, जिसमें से 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 कार्बन परमाणुओं से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर परमाणु से आता है। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से ये जो रेजोनेटिंग संरचनाएं हैं ये वो अनुनादी संरचनाएं हैं जिसमें कि केवल p ऑर्बिटल यूज़ आता है, और ये नीचे वाली जो है ये वो अनुनादी संरचना है जिसमें कि 3d ऑर्बिटल भाग लेते हैं और सल्फर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भांति व्यवहार करता है। तो आज हमने थायोफिन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।